अगर लोग नहीं मानते तो आज एस्ट्रोलॉजी का अस्तित्व खत्म हो चुका होता, मुझे लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा आधुनिकता आ चुकी है कि एस्ट्रोलॉजी कोई पूछता ही नहीं। लेकिन आज भी हम देखते हैं, सिंपली अगर हम बात करते हैं तो आज भी कुंडलियों का मिलान होता है शादी से पहले। होता है। हम आज भी कोई गुण अपने मिलाए घर जाते में हैं। कोई भी अपना फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक सही मुहूर्त का इंतजार करते हैं। अब ये बड़ा वैसा सवाल है, बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है, बहुत सारे टैरो रीडर मुझे गालियां देंगे। खैर बट ठीक है, सो के सोलमेट कोई इतनी आसान चीज नहीं है। पहली चीज तो मुझे, मैं झूठ नहीं कहूंगी इसको, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये कोई पूर्णतः सत्य भी नहीं। तक 7000 जिसमें से एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया के क्लाइंट्स हैं, एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं और मल्टीपल कंट्रीज के हैं। आपका कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं। मैम, क्या एआई और टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक होती जा रही है, तो क्या आगे फ्यूचर में एआई और टेक्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को या टैरोट को रिमूव कर देगी या उसकी जगह ले लेगी? अगर आपकी शादी होगी तो क्या आप एआई से फेरे पढ़वाएंगे क्या? दूर से ही रहूंगा। तो ऑब्वियसली ना, आपको फेरे लेने के लिए या करवाने के लिए डेफिनेट सी बात है कि आपको किसी ना किसी व्यक्ति का होना वहां पर, किसी ना किसी ज्योतिष का होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर लोकल लेवल पे भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें वो एक लोगों से सुनने में मिल जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये चीज बताई थी और ये प्रेडिक्शन इतनी सच हुई है इनकी। जो व्यक्ति जब भी अपना प्रोफेशन को लेके बात करता है, तो वो उसके अपने आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाता है कि ये प्रोफेशनल है एंड मुझे इससे ये बात करनी चाहिए और मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा। सोलमेट मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% या 100% सत्य है, बट लेकिन कुछ मायनों में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। मैं हूं आपका दोस्त ओम त्रिपाठी, आपका होस्ट इस चैनल का। हमने अभी बीते कुछ दिनों में बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट दिए हैं, जिसका रीच भी काफी अच्छी आई है और आपके जो कमेंट सेक्शन है ना, वो भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आए। आपने बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं और रिसेंटली में मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी को लेकर बात की गई है, यानी उनको चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर। तो दोस्तों, आज का जो मेरा स्पेशल गेस्ट है, जो आज के मेरी स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है अभिलाषा उपाध्याय, जो एक उरई की वन एंड ओनली टैरोट कार्ड रीडर है और सीआईएसएफ में कार्यरत भी है। चलिए, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत। और हाँ, एक बार जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हर बार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारी मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बातों का सफर पर। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैम, आपके स्टार्टिंग से मैं पूछता हूँ, क्योंकि मेरा ये सबसे क्वेश्चन रहता है कि जब मैंने आपको एज अप्रोच किया कि बातों का सफर पर आपको बुलाया जाए, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बहुत डिमांड थी कि एस्ट्रोलॉजी को लेके एक लोगों को लेके आओ। तो मैम, हमारे उरई में तो वन एंड ओनली टैरोट कार्ड रीडर तो आप ही हैं। तो मैम, आपके मन में बातों का सफर को लेके क्या बात है? बेसिकली जब फर्स्ट टाइम आपने मुझे अप्रोच किया हो, तो उस समय सबसे पहला जो एक क्यूरियोसिटी होता है ना हमारे अंदर, कि हम पेज को जाके सर्च करते हैं, और कुछ वीडियोस मैंने देखे हुए थे आपके। अच्छा। तो वो वीडियोस मुझे काफ़ी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो हमारी उरई का अभी इस समय जो स्टैंडर्ड है, उसमें मुझे एक प्रभावशाली, एक बोलते ना कि एक स्टेप, कदम, कि हाँ, एक यूथ के अंदर जो इतनी बड़ी क्यूरियोसिटी कि आप एक फैक्ट्स को लेके बात करना और उस क्वालिटी को मेंटेन करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि हाँ, मुझे आपके साथ एक पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन टैरोट कार्ड रीडर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो ज़रूरी है। क्योंकि ओरई में भी टैरोट कार्ड रीडर के बारे में किसी को पता ही नहीं कि टैरोट होता क्या है, बेसिकली यही नहीं पता मुझे होगा। लगता है कि लोगों को पता है, बट लोग इस चीज़ को ओपनली बोलना नहीं चाहते, या फिर ये कह लो कि शायद उनको ये लगता है कि उनकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि लोग अपनी प्राइवेसी वो ना करना चाहते हो, ओपन अप ना करना चाहे। अभी इतना लोग ओपन अप नहीं है उरई में, तो इसीलिए टैरो कार्ड को लेके लोग थोड़ा सा हिचकते हैं, है ना। ये एक रीजन जो मुझे लगता है। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे फर्स्ट टैरो कार्ड रीडर हूँ, और अगर कोई करता होगा तो शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं, क्योंकि उरई इतना बड़ा नहीं है कि जो ना पता हो। हाँ, अभी तक हमें भी आप ही के बारे में पता चला कि ओरई में टैरोट कार्ड रीडर तो हाँ, आप ही। एस्ट्रोलॉजर हो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सकते हैं, बहुत बट एस्ट्रोलॉजर्स तो हैं, बट टैरो कार्ड टैरोट से रीडर, रिलेटेड हाँ, नहीं है। मुझे लगता है टैरो कार्ड रीडर नहीं है। तो मैम, आप तो मैम गवर्नमेंट जॉब में थी, जी। तो आपको एस्ट्रोलॉजी को लेके ऐसा क्या लगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, मतलब टैरोट कार्ड रीडर बनना है? ऐसा कैसे? बेसिकली टैरो कार्ड रीडर को लेके मैं नहीं बोलूंगी कि कोई ऐसा चीज था कि मुझे टैरो कार्ड रीडर ही बनना है।
आफ्टर जॉब जब मैंने जॉब रिजाइन किया उसके बाद में ये जर्नी काफी लंबी रही। क्योंकि समय कम है तो मैं उसको बहुत कम शब्दों में बोलूंगी कि इतनी लंबी जर्नी के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन आया, कंटिन्यू इतनी मेहनत करने के बाद जो एक हम मुकाम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो कहाँ रह गया, वो क्यों नहीं मिल पा रहा, एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में थी, मैं वहां पे कार्यरत रही, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन मुझे वहां पे भी नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। और एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये समझने की इस बोलते लालसा में ही मैंने एस्ट्रोलॉजी को अपना फील्ड बना लिया। अच्छा, तो मैम जब आप मैम गवर्नमेंट में थी, आपने मतलब छोड़ी नहीं थी, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो आपको उसके बाद एस्ट्रोलॉजी मैंने से मल्टीपल काम किए। अच्छा, फिर जब मुझे आपने चीजें फाइंड करी कि मुझे किसमें फाइंड आउट किया, सेटिस्फेक्शन मिल मुझे सकता है। सेटिस्फेक्शन जब नहीं मिला तो अंततः जर्नी का जो स्टॉप लगा वो एस्ट्रोलॉजी पे आके लगा, क्योंकि मैंने अच्छा। दूसरों को पहले जानने से पहले खुद को जानना ज्यादा बेहतर समझा कि सबसे पहले मुझे मेरे बारे में जानना है कि ऐसा क्यों, फेलियर एक क्यों शब्द है, आता है ऐसा क्यों, ऐसा why- क्यों, why I'm फेलियर क्यों, failure। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब करने के बाद, स्कूलिंग, पॉलिटिक्स एंड ऑल ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, तो क्यों, फेलियर क्यों। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था और इसी क्वेश्चन मार्क की वजह से मैं एस्ट्रोलॉजी में आई। मैम आप सोशल वर्कर भी हैं, आपके प्रोफाइल्स में काफी है ना मैम, डॉग्स से रिलेटेड बहुत प्यार दिखाया जाता है मैम, तो हाँ, मैं डॉग लवर हूँ, एक तरीके से आप एनिमल लवर कह सकते हैं। तो मुझे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बिंगन अगर एस्ट्रोलॉजी की तरफ हम जाएंगे ना, तो इसमें इस सवालों के जवाब भी उसी में है कि मैं क्यों हूँ, मुझे डॉग्स क्यों इतने पसंद है, या एनिमल्स मुझे क्यों इतना पसंद है और मैं क्यों उनकी पीड़ा नहीं देख पाती। तो बिल्कुल मैं उनके लिए काम करती हूँ, इवन की गौरैया चिड़िया के लिए भी काम करती हूँ। और इसके पहले और भी न्यूज में कई बार लोगों ने आकर यहाँ पर देखा, जो मैं स्पेसिफिकली जो स्पैरोज होती हैं उनके लिए काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे गौरैया दीदी के नाम दे रखा है। गौरैया दीदी, उरई की गौरैया दीदी, गौरैया दीदी, उरई की गौरैया। हाँ, तो वो नाम से मुझे उन लोगों ने संबोधित किया था, तो अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। चलिए मैम, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल जिस टॉपिक को लेके मैं यहाँ बैठा हूँ और आपसे जो मोटी मोटी बात करनी है मुझे, मतलब कि एक ऐसे पॉइंट्स को लेके कि हमारे व्यूअर्स की जो क्वेश्चंस है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने मन से क्यूरियोसिटी से आए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मेरे कमेंट सेक्शन में भी आए थे, तो फिर मैं वहां से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे पास एक सवाल है, जैसे कि अगर दो एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, ठीक है, दो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और दोनों ने एक ही कुंडली देखी, मतलब दोनों कुंडलियां सेम है और दोनों ने अलग अलग बताया, तो हम कैसे माने कौन सही बोल रहा है कौन गलत। हाँ, अभी ये जो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आप दो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज समझने वाली बात ये होती है कि अगर आप उस एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ आप ये देख के जा रहे हैं कि सबसे पहले प्रोफाइल देखिए, उस एस्ट्रोलॉजर का एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो मैम ये प्रोफाइल अनुभव। कैसे मैम देखें मैम, जैसे कि लोकलिटीज में प्रोफाइल देखना कैसे हाँ, अगर लोकल में आप हैं तो आप उनका देखिए, क्योंकि ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर कितना प्रोफेशनल है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे उनके आप डिग्निटी पे सवाल उठा रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीजें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो सिंपली आप ये समझे कि उन्होंने कितने सालों से ये काम किया है और उनकी प्रोडिक्शंस कितनी सही रही हैं, और उनकी, क्योंकि आप अगर लोकल लेवल पे भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें वो एक लोगों से सुनने में मिल जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये चीज बताई थी और ये प्रोडिक्शन इतनी सच हुई है इनकी। लेकिन इसका कोई, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई पुख्ता प्रमाण आपको मिल सकता है। और अगर आपको ये वाकई में जानना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर कितना ज्यादा उसमें विद्वान है और ये कितना एजुकेटेड है, तो आप उनकी डिग्रीज भी पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा है। अच्छा, हाँ, बेसिकली हम उनसे पूछ सकते हैं ना कि आपने कहाँ से ये ऑलरेडी एजुकेशन, आपको ये सारी चीजें मिली हैं, और तो कहाँ से मिली एक प्रोफेशनल टर्म्स में जो व्यक्ति जब भी अपना प्रोफेशन को लेके बात करता है तो वो उसके अपने आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाता है कि ये प्रोफेशनल है एंड मुझे इससे ये बात करनी चाहिए और मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा। अच्छा। अगर आई एम अ टैरोट रीडर, तो आप जैसे ही मुझसे बात करोगे ना, तो कुछ चीजों में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनको टैरोट की नॉलेज है, क्योंकि आपको वो डेप्थ, गहराई पता होती है। तो सबसे अच्छा मापदंड अगर मैं बोलूं तो आप सिंपल सी बात ये समझ सकते हैं कि कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाएं जिनका आपने रिव्यूज देखा हो या लोगों के थ्रू उनके बारे में सुना हो, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है, बजाय इस चीज के कि आप रैंडमली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं। आजकल साइंस का आधुनिक युग चल रहा है, बिल्कुल। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास क्यों नहीं माना गया? क्योंकि साइंस में तो वो कहते हैं कि हम गॉड को ही नहीं मानते, तो आज के युग में भी एस्ट्रोलॉजी को क्यों माना जाता है?
देखिए, मुझे इस सवाल का जो मेरे को लगता है कि जवाब ये होना चाहिए या ये है कि लोग अंधविश्वास शायद इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको मालूम है कि आज भी एस्ट्रोलॉजी हमारे अस्तित्व की एक नींव है, हमारा एक बेस पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी हमने अभी तक एस्ट्रोलॉजी को आत्मसात नहीं किया, जिन्होंने आत्मसात किया है वो ये सवाल ही नहीं उठाते। और आज की डेट में हम जो देख रहे हैं, इस समय जो चल रहा है, भले कितनी भी, अगर मैं साइंस की बात करूं, वैज्ञानिक उसकी बात करूं, आधुनिकता की बात करूं, कहीं ना कहीं इन सबका एक पॉइंट जो आता है, मुख्य बिंदु, वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ही निकलता है। अच्छा। अगर आप घूम फिर के भी चले आए, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी बेसिकली? यस मैम। जस्ट काइंड ऑफ अ मैप, ह्यूमन मैप। जैसे इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक मैप है ये। और जैसे आप गूगल करते हो ना, आपको किसी जगह पहुंचना है, हाँ, फॉर किसी जगह एग्जाम्पल, के डिस्टेंस तो निकालते आप क्या करते हो? गूगल मैप सर्च मारते हो और आप उस जगह पहुंच जाते हो। हालांकि पहुंच आप वैसे भी जाओगे, पहुंच जाएंगे, पूछ ठीक पूछ है, के आप पहुंच पूछ जाएंगे, पूछ के पहुंच पूछ पूछ जाओगे, के पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें समय बर्बाद होता है ना? तो एस्ट्रोलॉजी वो टूल है, आपके जीवन का वो एक मैप है, वो नक्शा है, जो आपको सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक एज अ टूल, और आपके लिए वो काम करता है। तो एस्ट्रोलॉजी इसीलिए जरूरी है, और लोग ये बात जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, कि अगर लोग नहीं मानते तो आज एस्ट्रोलॉजी का अस्तित्व खत्म हो चुका होता, मुझे लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा आधुनिकता आ चुकी है कि एस्ट्रोलॉजी कोई पूछता ही नहीं। लेकिन आज भी हम देखते हैं, सिंपली अगर हम बात करते हैं, तो आज भी कुंडलियों का मिलान होता है शादी से पहले। होता है। हम आज भी कोई गुण अपने मिलाए घर जाते हैं। में कोई भी अपना फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक सही मुहूर्त का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। आज भी हमारे यहाँ दीपावली हो, कोई भी शुभ कार्य होता है, हम उसके पहले मुहूर्त का देखते हैं कि भाई कितने बजे का मुहूर्त है, तो हम उस समय दीपावली पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो एक महत्व है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की एक नींव है, रीढ़ है। इसको हम खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका अस्तित्व बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है जिसको हम जरा से उसमें खत्म कर दें, है ना? और इसका, मैं ये नहीं, इसका प्रमाण है, ये ऐसा नहीं कि प्रमाणित नहीं है। आप जहां से शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजी को, आप उतना ही ज्यादा आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, और मैं क्यों एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर रही हूँ? क्योंकि हम अंधविश्वास नहीं करते, हम आंखें खोलकर विश्वास करते हैं। जो चीज है, तात्पर्य जिसका रिजल्ट समझ में आ रहा है, उसी पे तो विश्वास कर रहे हैं, उसी पे हम विश्वास कर रहे हैं। तो मैम ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं ना कि जिज्ञासा होती है, तो हमें पता चला जब जैसे कि मैम आप एस्ट्रोलॉजर और आपसे हमारी बातचीत हुई, तो मैम हमारे मन में भी काफी ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि मैम ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है। अब मैम इसी में एक और क्वेश्चन मेरे ख्याल में आया कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं, है ना? करेक्ट है। तो जब प्लैनेट्स ही सारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, जबकि बिल्कुल। प्लैनेट्स का काम है यानी ग्रह को देख के ही डेस्टिनी डिसाइड हो रही है, हम्म। तो जैसे कि दो जुड़वा बच्चे हैं, तो दोनों जुड़वाओं की लाइफ इतनी अलग क्यों है? फिर दोनों की सेम होना चाहिए ना, आपने क्योंकि वो कहा दोनों तो ग्रह साथ में और एक डेस्टिनी, साइड। ग्रह डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक करूंगी। ग्रह डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते, आपकी जो कार्मिक जर्नी होती है, क्योंकि आपने डेस्टिनी की बात कही यहाँ पर, तो कार्मिक जर्नी जो हमारी, जो हम पहले करके आए हैं, वो जर्नी हमारी कंटिन्यू हो रही है, खत्म नहीं हुई है। हम एक कार्मिक साइकिल में है, मतलब हमारी जो अभी हम जिंदगी जी रहे हैं उससे पहले की जिंदगी, पहले की लाइफ, कार्मिक और लाइफ, उसके पहले और भी लाइफ। तो मतलब हम जो कार्मिक अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, उस कार्मिक जर्नी का एक ये हिस्सा है जिसमें हम अभी जिंदा हैं, हम चल रहे हैं अभी। तो मैम इसको पिछले जन्म खत्म में अगर करके हम हम फिर इंसान ही ना हो और कुछ और बिल्कुल होते। हो सकता है, क्योंकि आप कुछ दूसरी उसमें आ सकते हो, कोई आपके दूसरा कोई आपका रूप स्वरूप हो सकता है, किसी भी स्वरूप में आप हो सकते हैं, ये इसके लिए कोई वो नहीं है। मैंने कहा ना कि जो कार्मिक होता है, जो आपने सवाल पूछा कि ग्रहों से, तो बिल्कुल आपकी जो डेस्टिनी निर्धारित होती है, वो ग्रहों की दशाओं पे बिल्कुल निर्धारित होती है। लेकिन चूंकि जो आपने सवाल इससे पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैम लोग क्यों इस पे साइंस के क्यों ना भरोसा समय पे करें, ना क्यों विश्वास क्यों करते लोग हैं? विश्वास कर रहे हैं इस चीज पर? भरोसा करने का कारण जो मैंने कहा ना, कि एक मैप है ये, लेकिन लोगों ने इसको अंधविश्वास कैसे बना दिया? कर्म कांड के माध्यम से ये अंधविश्वास का रूप इसने ले लिया। तो बात है कि हम एक मैप को पढ़ रहे हैं, हम अपनी एक जर्नी को डिसाइड कर रहे हैं कि हम किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं। इसलिए हमने अपनी कुंडली बनाई, हमने उस कुंडली को स्टडी किया कि मुझे क्या करना है, और क्या जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं वो कुंडली है, उसको कैसे हमें अपनी लाइफ को निकालना है। ये एक टूल है, एक माध्यम है आपको अपनी जिंदगी को जीने का।
तो फिर बहुत मैम अच्छा माध्यम है। ये तो फिर मैम दोनों की लाइफ क्यों अलग अलग हो रही है, क्योंकि वो हाँ, है दोनों तो की एक लाइफ, ही हाँ, साथ है इस ना। सवाल पे मैं आ रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की लाइफ इसलिए अलग होती है, जो अपने कार्मिक, जो मैंने कहा ना कि पिछले जन्म की कर्मा आपकी, हम्म, और कुछ नक्षत्र भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर, हम्म, तो जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हम जब बात करते हैं, उस समय जो दो बच्चे होते हैं ना, उसमें समय का थोड़ा अंतराल होता है। अच्छा। एक बच्चा जब डिलीवरी होता है किसी भी हम्म, फीमेल को, हम्म, उसके बाद जो सेकंड बेबी होता है, उसमें कम से कम अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 15 टू 30 मिनट का गैप होता है। 15 to 30 मिनट्स का गैप रहता है। गैप रहता है। तो वो जो गैपिंग टाइम है, वहीं पे उसमें तो खेल हो पूरा गया। सब चीजें चेंज हो गई ना। उसके नेचर में चेंज हो गया, उसके नक्षत्रों में चेंज हो गया, उसकी राशि में बदलाव होगा। चलो राशि सेम भी हुई मान लिया मैंने, लेकिन उसका जो कर्मा है, जो पिछले जन्म में करके आया, उसका क्या करेंगे। और कुछ जो होता है व्यक्तिगत होता है। अब जैसे मान लो कि मैंने, किसी बच्चे का नेचर अलग है, तो कुछ आपके एक पालन पोषण पे भी डिपेंड करता है। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली जहाँ आप रह बैकग्राउंड रहे है, हैं, आप लोकेलिटी जैसे का जिस बैकग्राउंड। परिवेश में आप रह रहे हो, जिस परिवेश में उस बच्चे को आपने रखा हुआ है, हम्म, वो उसी को तो वो एडमायर करेगा अडॉप्ट ना, करेगा। अडॉप्ट करेगा, हम्म, और उसी चीज को फिर वो आगे कन्वे भी करता है, फॉलो अप करता है। तो इस तरीके से लोगों की पर्सनालिटी बदलती है। अच्छा। लेकिन उस डे टू डे लाइफ में अगर आप बोलें कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह काम करता है, तो वो तो आपके निजी कर्मा, पर डे कर्मा है, वो तो आपको ही डिसाइड करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं संचित कर्मा है जो आप कर रहे हो। आज हमने कोई कर्म कर रहे हैं, वो क्या है, वो संचित कर्मा है हमारे, कर रहे हैं। जो अभी हम करने जा रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध चल रहा है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर आप एस्ट्रोलॉजी को अगर समझे, तो मैं कहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी साइंस ही तो है। अच्छा। ये साइंस ही तो है। लोगों ने साइंस को अलग कर दिया, विज्ञान, मतलब क्यों एस्ट्रोलॉजी और विज्ञान को अलग अलग रखा है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बेस तो वही है सारा। चल तो हम बेसिकली उसी चीज पे रहे हैं, मेन फैक्टर तो वहीं से है ना। फैक्टर तो वही है, वही है फैक्टर। फैक्टर वही है। लोग उस बेस को कहीं ना कहीं, देखिए ये चीजें क्या हुआ कि जैसे हमने अपने घरों में देखा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे पूजक हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके कई साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, राइट। तो हमने अपने बचपन में उन लोगों को देखा है, जो दूसरे वर्ग के या जाति के जो लोग होते हैं, या दूसरे धर्म के लोग जो हैं, वो उस चीज को क्या मानते हैं, उनको लगता है ये सिंबॉलिक है इनका, सिंबॉलिक पता नहीं क्या है ये, क्यों इस तरीके। पर वो तो तो कहीं ना हम कहीं, जानते हैं कि वो आस्था से है, हमारा रिलेट कर नहीं रहा नहीं है, हमें नहीं, आस्था ये से कहीं जुड़ा ना हुआ कहीं है। उसको हमने उसको भ्रम में तब्दील कर दिया, और हमें उस जगह से भटका दिया गया, और हम भटक गए कि हाँ, हमने अपने ही अस्तित्व में सवाल क्रिएट करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर देखा जाए आज की डेट में, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को अपना एक वो पाथ बना लेना कि हम इसको एक सोल्यूशन के रूप में लेकर के चलें, तो मुझे लगता है कि 80% लोगों की समस्याएं थोड़ी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उनको जब ये पहले से पता होगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसका सोल्यूशन मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कल मुझे शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाना है, और आज कोई आपसे ये कह दे कि पैसा मत लगाओ, आपका नुकसान कल होगा, तो आप बच जाओगे, तो आपका पैसा वहां सेफ हो गया। हाँ, तो इसमें क्या पैसा बुराई पूरा है, सेफ हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या है। पर किसी, अगर मान लीजिए किसी टैरोट कार्ड रीडर ने, हम्म, अगर वो सही है तो उसने सही बता दिया, अगर गलत बता दिया तो नुकसान भी तो है उसका। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एस्ट्रोलॉजर या फिर किस टैरो रीडर के पास जा हाँ। रहे हैं। अगर आप किसी नौसिखिए के पास जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अनुभव की कमी सबसे बड़ा घातक परिणाम देती है। अधजल गगरी छलकत जावे, थोता चना बाजेगा ना। तो जाहिर है ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक एक होता लाइन है। में पूरी बात खत्म कर दी। हाँ, तो मतलब अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, कभी भी खतरनाक वो होता है। पूरा नहीं हो सकता, है ना। क्या मैम आप अपने भी डिसीजंस टैरो कार्ड से या एस्ट्रोलॉजी से आप खुद ही डिसीजन लेती हैं, मतलब अपने डिसीजंस खुद पहले से चेक कर लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, अच्छा। बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि आप, ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर डॉक्टर है घर में, तो जाहिर सी बात है कि देखिए एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ। जो डॉक्टर होते हैं, उनको क्या ना, जैसे आप किसी भी चीज की अगर आपको नॉलेज है, आप जैसे किसी चीज को जानते हैं, तो एक भय व्याप्त हो जाता है। जैसे डॉक्टर है, वो बहुत ज्यादा हाइजीन हो जाएगा, है ना, कि भाई ये मत करो, इससे ये बीमारी होगी, ये मत करो, इससे ये बीमारी होगी। मैं ये नहीं कहती कि इसको बहुत ज्यादा आप हावी हो जाने दो, क्योंकि अब डॉक्टर है, अगर 24 घंटे सिर्फ हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो लाइफ बहुत ना ज्यादा आप कुछ खा पाओगे, पी पाओगे, ना कहीं सफोकेटिव रह हो पाओगे। जाएगी, बहुत ज्यादा। आप इतना ज्यादा कैसे मैनेज करोगे। सेम चीज है एस्ट्रोलॉजर के साथ में, कि जो आपकी लाइफ की, जीवन की कुछ मुख्य ऐसी चीजें होती हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके बच्चे का, आप फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे के बारे में देखना चाहते हैं, चलो अपने बारे में ही देखना चाहते हैं, कि कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाना है।
अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो बिल्कुल आप अपने ग्रह दशा नक्षत्र देख करके, उस समय का समय देख करके कि आप उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको ये पता होता है कि हाँ, मुझे अगर मैं इस फील्ड में ट्राई करूंगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मान लीजिए कि आपका कुंडली कहता है कि नहीं, आपको आईटी फील्ड में जाना है ना, और आप ट्राई कहाँ कर रहे हो? आप नहीं दूसरी भाई, फील्ड में मुझे ट्राई तो करने लगे, आप मेडिकल्स में ट्राई आप करने मेडिकल लगे, में ट्राई मेडिकल कर में रहे हो। ट्राई करें, मैं ये नहीं कहती कि जबकि सफलता तुम्हारा मेडिकल मिलेगी में आपको, रास्ता है ही नहीं, तो तुम मैं ये नहीं कहूंगी कि सफलता नहीं मिलेगी। हो अच्छा सकता है कि आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको सफलता मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है वो परमानेंट नहीं होगी फिर, क्योंकि आसान नहीं होगी जिंदगी आपकी। और अगर आप आईटी फील्ड चूज करते हैं तो उसमें आपकी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का, या फिर ये है आपकी कुंडली का काम, जो आपको सही राह दिखाती है, मार्गदर्शन करना, ये कुंडली का काम है। लेकिन लोगों ने इसको क्या कर दिया, लोगों ने इसको क्या कहाँ जोड़ दिया कि एक मिरेकल फॉर्म में, एक कि पंडित धंधे जी का आएंगे, रास्ता, एक धंधे का पंडित जी रास्ता आएंगे और वो कुछ चुटकी बजा के मंत्र बताएंगे और हमने वो मंत्र जपे और और बस हमारा हमें काम हो काम गया। हो गया। तो ये कोई फैक्ट, ये कोई तथ्य नहीं है। मंत्र उच्चारण से हमारे तन की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारा ऑरा क्लियर होता है। ये बात को मैं बिल्कुल एक सत्यता के साथ और बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकती हूँ। लेकिन मैं ये कहूँ मंत्र उच्चारण से आपकी जॉब लगेगी, इस चीज को कोई कह दे कि नहीं वो करने से ही जॉब लगेगी, नहीं, तो इसके लिए आपको साथ साथ में अपना कर्मा भी करना पड़ता है, एक्शंस लेने पड़ेंगे। कार्मिक जर्नी भी तो कुछ होती होगी उसमें इस्तेमाल। कार्मिक जर्नी तो देखिए आज की डेट में तो मैं बताऊं तो हर कोई इंसान अपने अपने कर्मा लेके ही आया हुआ है, बिना कर्म के कौन बैठा है करते भी जा रहे हैं लोग। तो कार्मिक डेस्टिनी अलग होती है। लाइक मान लो अगर हम कहें कि कई बार लोगों की कुंडली ऐसी होती है जो पिछले जन्म के बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो बहुत ही गलत कर्म हो जाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत है, जो कि हम आज की डेट में उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो जो वो कर्म चलते चले आ रहे हैं आपके, उस आपको इस जन्म में वो कहीं ना कहीं पीड़ा का स्वरूप देखने को मिल जाता है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, या फिर आपसी संबंधों में बहुत गंदे रिश्ते बन जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप अपने खुद के डिसीजन ले लेती हैं टैरोट कार्ड या एस्ट्रोलॉजी से, बिल्कुल बिल्कुल, और इंटरव्यू के बारे में भी पता कर लेती हैं। बहुत सारी चीजें, आप इंटरव्यू नहीं, आप बहुत सारी चीजें पता तो कर मैम सकते हैं। आज जैसे कि हम लोग का पॉडकास्ट शूट हो रहा है, तो आपने इसके बारे में कुछ जाना था? आपसे मेरी बात हुई थी शायद हाँ लास्ट टाइम जब आप आए थे मेरे ख्याल से, हाँ तो मुझे मालूम था उस समय, जो मैंने मेरे पास जब कार्ड आया था तो मुझे फरवरी का डेट आया था 11 फेब का। अच्छा। तो बट आज वो 10th हो गया, मतलब 1-2 दिन का उसमें था कि आगे पीछे हो सकता है, आज 10th है। मे बी का था। तो मैं समझ गई थी कि हाँ ये 10 या 11 हो ही जाएगा। अब देखिए आज कैंसिल होते होते हो गया आज। हाँ आज कैंसिल ही था तब और हो गया। मैम कभी आपको मौका मिलेगा मैम मेरी टैरोट कार्ड रीडर से या मेरी कुंडली को जांचने का? फिलहाल तो मैम मुझे कुंडली का पता है नहीं है या नहीं है अभी, मतलब होगी घर पे होगी, मतलब मुझे जानकारी नहीं है कि कैसी क्या है कुंडली। तो आप बिना कुंडली के मैम मेरा मैम भविष्य देखने को तैयार होंगी? मैं एक चीज आपको बताती हूँ यहाँ पर कि एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत अच्छे माध्यम और टूल दिए गए हैं। मैं टैरो कार्ड की बात नहीं कर रही, टैरो तो एक मात्र बहुत छोटा साधन है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे ना तो आप उसमें देखेंगे कि जब हम अपना ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं उसमें उसके कई पार्ट्स हैं। जैसे शांख्य ज्योतिष होता है उसमें, है ना, समुदाय ज्योतिष होता है उसमें, गणित ज्योतिष होता है ना, एक फलित ज्योतिष होता है। तो जब हम ये सब पार्ट जब उसमें देखते हैं, उसी में एक होता है प्रश्न ज्योतिष। तो जो प्रश्न ज्योतिष है वो सिमिलर है टारोट से संबंधित। ज्योतिष शास्त्र में भी ये वो दिया गया है सहूलियत कि अगर किसी व्यक्ति का समय पता नहीं होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर उसकी कुंडली नहीं है। हाँ मैम, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मतलब मम्मी या बिल्कुल पापा होते या हैं, नहीं कर मेरे पाते पता नहीं कितने क्लाइंट्स हैं जिनके पास कई बार ऐसा चीज होता है कि नहीं मैम हमें टाइम नहीं पता, हमें नहीं मालूम है कि हमारा तो फिर कहाँ मैम स्थान था। आपको मैम वो क्या बताएगा जिससे आप उनके टैरोट कार्ड बता, मतलब आप उनकी एस्ट्रोलॉजी बता पाएंगे कि उनका क्या देखिए भविष्य है, क्या पास्ट था, क्या गलतियां की, क्या करना है उन्हें? उससे हमें हमें टैरो कार्ड को यूज करना पड़ता है उन्हीं चीजों के लिए, और वो एक एनर्जी का सूत्र होते हैं। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, हम लोग एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जीज हैं। तो जब मैं आपके साथ हूँ या फिर मान लीजिए मैं फोन कॉल पे भी हूँ, तो मुझे उस व्यक्ति का वहां का स्थान की वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन करंट और उसका डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो हम लोग उसकी एनर्जी से पता कर सकते हैं। अच्छा, वो टैरो कार्ड कनेक्ट कर लेते हैं। मैम अभी हमारी कैसी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ये तो बिना टैरो कार्ड देख के कैसे बता सकते हैं? अगर आप बोलेंगे तो कार्ड्स देख के बता सकते हैं अभी नहीं, अब कार्ड्स फिर कभी देखते हैं, पर अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो इससे हाँ ऑरा रीडिंग भी होता है। आप ऑरा रीडिंग करते हैं, जैसे हम लोगों में जो कई सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं हीलिंग के, तो उसमें ऑरा रीडिंग होता है ना,
चक्रास हीलिंग होता है, हम्म। हम लोग रीडिंग करते हैं, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली होना बहुत अनिवार्य है। टैरो इसीलिए बनाया गया है या फिर इसीलिए यूज किया जाता है, जो व्यक्ति के पास अपना कोई भी डेटा नहीं है, हम टैरो के माध्यम से उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपके आने वाले जीवन में ये चीजें होने वाली हैं, ये घटित होंगी, इनसे थोड़ा सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मैम हमें अभी अपनी जॉब स्विच करना है, चेंज करना है, तो वो टाइम पीरियड हम उनको बता सकते हैं कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक के जोन में आपको जॉब मिल जाएगी। और ये ऐसा नहीं मैं कि विदाउट एनी किसी उसके बोल रही हूँ, कई सारे प्रमाण हैं, कई सारे क्लाइंट्स हैं मेरे ऐसे जो कि कई कई सालों से 4-4 5-5 सालों से कनेक्टेड है। मैम अभी तक आप कितने क्लाइंट्स को मैम मॉनिटर कर चुकी हैं? 7,000। 7,000? हम्म, मैम आप आज 7,000। क्यों मिल रही हैं? पहले मिल जाती। हम चैनल चालू करने से पहले कुछ चीजें प्रिकॉशंस ले लेते। 7,000। तो अभी तक 7,000, जिसमें से एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं। ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया के क्लाइंट्स हैं, एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं और मल्टीपल कंट्रीज के हैं। आपका कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं। मैम क्या एआई और टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक होती जा रही है, तो क्या आगे फ्यूचर में एआई और टेक्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को या टैरोट को रिमूव कर देगी या उसकी जगह ले लेगी? ये अगर सवाल मैं बिल्कुल टेक्निकली अगर इसका जवाब दूँ ना, तो प्रोफेशनली कि बिल्कुल 50% तो जगह ली ही ली है। Obviously. और कहीं ना कहीं एक टूल है और मैं इसको गलत नहीं मानती कि अगर एआई एस्ट्रोलॉजी को अगर बेहतर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं, बट मुझे ये नहीं लगता कि रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो चीज़ें एक जो ज्ञान जो एक लोगों ने या एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के जो लिया है, उसको बीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज भी कुछ चीजें हैं जो कर्मकांड के माध्यम से ही की जा सकती हैं, जो कि एआई नहीं कर सकता। एआई नहीं कर सकता बेसिकली। तो मुझे नहीं लगता कि पूर्णतया अगर मैं बात करूं कि कंप्लीटली फ्यूचर में मुझे नहीं Chances लगता। नहीं अगर है। आपकी शादी होगी तो क्या आप एआई से फेरे पड़वाएंगे क्या? दूर से ही रहूंगा। तो ऑब्वियसली ना, आपको फेरे लेने के लिए या करवाने के लिए डेफिनेट सी बात है कि आपको किसी ना किसी व्यक्ति का होना वहां पर, किसी ना किसी ज्योतिष का होना जरूरी है। जरूरी है, पंडित जी तो और होने चाहिए। किसी बच्चे का मुंडन कराना है तो वो एआई नहीं करेगा आकर के। अगर आपके घर में कोई जन्मदिन या कोई आप ऐसा पूजा पाठ या कोई किसी दोष से संबंधित पूजा कराना चाहते हैं तो वो एआई नहीं करेगा। क्योंकि जो भी हवन होते हैं या जो भी हमें जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं हवन करने के लिए, पूजा करने के लिए, जो भी हमारा तंत्र है, उसको पूरा करने के लिए तो हमें ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी। एआई उसमें हाँ गाइड कर सकता है आपको, ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ अच्छी चीज है, इसको मैं बुरा नहीं कहती, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा टूल है, लोगों तक इस चीज के बारे में जाना चाहिए था और एक अच्छा माध्यम बन गया। अब लोगों की क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि उनके पास में एक टूल है कि वो जान सकते हैं अपने बारे में। और मुझे लगता है कि शायद लोगों में ज्यादा जागरूकता आएगी इसकी वजह से। एक अच्छा तरीका है ये लोगों के अंदर अपने सनातन को समझने का। अच्छा मैम, क्या हमारे सब्सक्राइबर्स की कभी हेल्प करेंगे अगर उनको आपसे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना होगा? डेफिनेटली अगर वो मुझसे कंसल्टेशन के हिसाब से अगर बात करना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल। आप मैम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि आपका कोई क्लाइंट है वो अभी इमोशनली डैमेज है, मतलब वो काफी इमोशनली है, तो उसको क्या बताना सही है और क्या बताना गलत है, तो आप ये कैसे डिसाइड करती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने ओम। ये एक्चुअली क्या होता है, ये हमारे लिए भी कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई क्लाइंट है मेरे पास आया, उसका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, फॉर एग्जाम्पल जॉब चली गई, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो गए। समटाइम्स क्लाइंट वही सुनना चाहता है जो उसको सुनने में अच्छा लगता है। बट डिपेंड करता है ना कि आपने अपनी वो प्रोफाइल किस तरीके से बनाई हुई है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो आते ही इसलिए हैं बिकॉज उनको सच सुनना है। तो प्रिपेयर होते हैं माइंड से, उनको पता होता है कि मैम जो बोलेंगी, तो थोड़ा मुश्किल होता है बताने में, लेकिन उसके तरीका होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि किसी का ब्रेकअप हुआ, अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ और बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज है, तो उसको ये बताना कि भाई, अब वो पूछते हैं मैम रिकंसाइल होगा कि नहीं होगा, तो उसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। उस समय थोड़ा अवॉइड ही करते हैं हम, बट ये जरूर कह देते हैं कि बेटा पॉसिबिलिटीज कम है, ज्यादा होप मत रखना, आगे ये चीजें आपको, उनका दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लाइक उनको आप उनके दूसरे फील्ड की तरफ मोल्ड कर दीजिए
कि भाई आपकी लाइफ में और चीजें हैं जो करने के लिए है, आप उनको सही ट्रैक पर लेके आ जाओ, तो हैंडल करना आसान हो जाता है। मैम तो इसी जैसे आपने कहा कि इमोशनली डैमेज होते हैं, तो मैम उनको काफी बार आपको प्रॉब्लम्स भी होती है बताने में। हाँ। काफी जगह पे क्या होता है, इसी डर का मतलब एस्ट्रोलॉजी को एक डर का बिजनेस बना दिया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इस बात को लेके मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, दो तरीके के लोग होते हैं हम्म, यहाँ पर सोसाइटी में अपने, कि जो एक डर से पैसा कमाते हैं, हम्म, और जो होते हैं जो बड़ी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पैसा कमाते हैं। तो उनको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि डर को एक तरीके से एक व्यापार का रूप दे देना ये गलत है। हम्म, और ये मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि लोग क्या करते हैं कि उस डर से ही लोगों के डर के साथ खेलने लग जाते हैं कि हाँ वो डर रहे हैं तो आप उसको, लेकिन ये समझदारी सामने वाले क्लाइंट में होनी चाहिए कि आप कहाँ पर ट्रैप हो रहे हो। ये कॉमन सेंस आपको खुद यूज करना चाहिए ना, सामने आप जा रहे हो, आप खुद ही आपको पता चलता है कि भाई मैं कहाँ ट्रैप हो रहा हूँ, क्योंकि आप इतने तो नहीं हो बेसिकली आप इनोसेंट इतने कि समझदार तो हो। आप इतने समझदार हो कि आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ ट्रैप हो रहा हूँ, मैं कहाँ ट्रैप नहीं हो रहा हूँ, या मुझे यहाँ ट्रैप किया जा रहा है। बट ऐसा होता है ना, जैसे कि काफी इमोशनली हो जाते हैं, तब वो कुछ ध्यान नहीं रहता क्या सच है क्या गलत है। इस जगह पे इस मैं, जगह पे हाँ, क्या? इस जगह पे क्या हो जाता है कि जैसे समटाइम रिलेशनशिप को लेकर के कई बार ऐसे केसेस आते नहीं, हैं मेरे बेसिकली पास भी। रिलेशनशिप ही नहीं, अकेला और भी मल्टीपल होते काफी हैं, चीज जिसमें इमोशनल डैमेज हो, मल्टीपल फैमिली इश्यूज। रिलेशनशिप में ज्यादा डैमेज होता है अच्छा। बजाय बाकी चीजों में। फाइनेंशियल चीजों में प्रॉब्लम होगा, लड़का लड़की इतना नहीं रोएंगे, हम्म, लेकिन रिलेशनशिप पे अगर कोई इशू आ जाता है तो वह करके फैल के पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों ना? कनेक्टिविटी होती है ना कि इमोशनल चीजें ज्यादा आपको डैमेज करती तो है। आप अपने पेरेंट्स देखिए, से भी तो कनेक्ट रहते हैं ये ना। एक साइकिक है, साइकिक चीज है, ये समझिएगा इसको, साइकोलॉजी कहती है कि आप भावनात्मक रूप से जितना ज्यादा डैमेज होते हैं उतना ज्यादा ही आपकी सारी चीजों पर इम्पैक्ट होता है, चाहे फिर वो आपके फाइनेंशियल हो, आपका काम हो, आपका वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो। सबसे ज्यादा डैमेज आपका आपके इमोशनल चीजों से ही होता है। तो भावनात्मक रूप से जितना ज्यादा खुद को आप बैलेंस्ड करके रख सकते हो, उतना ही ज्यादा आपके लिए हर जगह पे निकलना आसान हो जाता है इन सब सिचुएशन से। चाहे फिर वो आपका ब्रेकअप हो जाए, मदर फादर के साथ होता है कनेक्टिविटी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, बट एक दिमाग में एक सेट है ना वो चीज कि मम्मी पापा है वो तो मान जाएंगे, वो तो मान जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं छोड़ के, मदर फादर है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो हाय तौबा, कौन सी मिलेगी, दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। और लड़का छोड़ के चला गया तो भाई बस ठीक है, वही परमेश्वर परमात्मा बन जाता है, फिर उसके बाद में तो कुछ चीजें नजर नहीं आती लोगों को, तो है ना। मैम आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं ज्यादातर मेल आते हैं कि फीमेल आते हैं, ज्यादातर परसेंटेज में? देखिए, इसका कोई परसेंटेज नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास, तो मेरे पास क्लाइंट्स हैं वो 90% लड़कियां हैं, 10% लड़के हैं। अच्छा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी रश ऐसा होता है कि मोस्टली पूरे दिन भर में सिर्फ मेल कॉल्स होते हैं, फीमेल कॉल्स कम होती हैं। तो ये कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है कि मतलब आंकड़ा दोनों तरफ सेम चल रहा है आज की डेट में। मैम अगर सब कुछ डेस्टिनी डिसाइड करता है, तो फिर मैम मेहनत क्या होती है जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी हो, अदर साइड, कैमरा आउटसाइड साइड, हाँ, तो मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिल रही नहीं मिल रही, तो मैम जब सब कुछ डेस्टिनी डिसाइड करता है यानी होना वही है, तो फिर मेहनत का क्या सीन? नहीं, शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि अगर आपके कर्म आप करते हो तो आपका भाग्य परिवर्तित हो सकता है। ये शास्त्रों में लिखा है, वर्णित है। तो कहने का तात्पर्य होता है एक्शन बहुत जरूरी है, मैनिफेस्टेशन डिफरेंट चीज होती है। जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो कुंडली कह रही है, मान लीजिए आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका आईएएस का योग है, तो मैं आपसे ये अगर बोल दूं कि बेटा चद्दर लेके सो जाओ, तो क्या आप आईएएस बन जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोते रह तो जाओगे। एक्शंस की जरूरत है। पढ़ाई जरूरी है। और अगर डेस्टिनी नहीं है तो वही 13-14 घंटा पढ़ने वाला लड़का जो 4-4 10-10 साल मेहनत कर रहा है, वो आईएएस क्यों नहीं बन रहा है? और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत तो कर रहा है। तो फिर आज आप मैम यही देखिए जाकर क्वेश्चन आ के, रहा है ना कि वो मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा इसीलिए है पर नहीं इसीलिए हो रहा है। इसीलिए प्लैनेट्स का इफेक्ट आ गया ना। अच्छा। दिस इज द रीजन। यही ढूंढने के लिए तो मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई, इसको ढूंढते ढूंढते मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई कि वाई शुड आई, मेरे साथ क्यों और मैं ही क्यों। तो यही एक दैट द इसी को बेसिक फंडा। कि क्या रीजन क्या है कि क्यों मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है जो मैं चाह रही हूँ। क्योंकि डेस्टिनी ने तो कुछ और ही तय करके रखा हुआ है ना आपके लिए, है ना। तो जो एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि तू करता वही है जो तू चाहता है,
कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो वो चाहता है। हम्म। तो तू कर वही जो वो चाहता है, तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। वाह क्या बात है। ठीक है, तो डेस्टिनी मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप मेहनत करना छोड़ दो, मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि एक्शंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मैनिफेस्टेशन का भी फंडा पकड़ोगे ना, तो हमारा एक चित्त, जो एक दिमाग हमारा जो क्या कहता है, हमारा जो चेतना है, हमारी चेतना अवस्था जो होती है वो बड़ी जागरूक होती है। हम उसको सुला देते हैं समटाइम, उसको सुलाना नहीं है, इसी को हम मैनिफेस्टेशन वर्ड बोलते हैं। कंटिन्यूअसली जो एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होती है वो आपको आपके एक्शंस के साथ करना होता है। खाली मैनिफेस्ट करने से सोचो कि मैं आज ये फला चीज कर लेता हूँ, और सही मैनिफेस्टेशन। अब एक रिक्शे वाला सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? उसको मैं मैनिफेस्टेशन के सारे सूत्र बता देती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? ना तो वो इतना पढ़ा लिखा होगा, ना वो इतने एक्शंस ले पाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। सोशलाइज भी नहीं होगा उस चीज को लेकर। तो मैटर ये डिपेंड ये है, ये सिंपल सी बात को समझने की जरूरत यहाँ पर ये है कि अगर आज ओम मेरे से ये चीज बोलते हैं कि मैम मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं वहां पे सूत्र जरूर देखूंगी, कुंडली में ये जरूर देखूंगी जाकर के कि क्या वो योग बन रहे हैं जो कि ओम को उस रास्ते पे ले जाने में प्रबल है कि नहीं है। अगर ये एफर्ट लगाते हैं तो इनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बिल्कुल एफर्ट लगाते लगाते थक जाएंगे तब भी सफलता नहीं मिलेगी, तो मैं आपको कभी उस जगह पे जाने के लिए नहीं बोलूंगी कि आप उस जगह पे आप प्रिपरेशन करो, है ना। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का काम। एस्ट्रोलॉजी कभी आपको हाथ पकड़ के वहां तक नहीं पहुंचाती, मेहनत आपको करनी होती है। आपको एक खुद मैप जाना है, होता है, मैप क्रिएट एक मैप है, आप बस उस मैप में ये समझ जाओ ये आपका रूट है। अगर मैं इधर उधर से भटक के जाऊंगा तो देर में पहुंचूंगा। ये मैप है, ये सीधा बता रहा है मुझे ऐसे चलना है सीधा, तो मैं डायरेक्ट अपनी सीधा गोल पे पहुंचूंगा। सिंपल। तो यहां से जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, सीधा जाओगे तो टाइम आपका कम लगेगा। आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा मिथ यानी झूठ क्या है? सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी में आज की डेट में, जो एक लोगों की नजर में जो एक बहुत बड़ा मिथ है, जो एस्ट्रोलॉजी को ना मानना। अच्छा। लोग आजकल जो एक दिमाग में लेके बैठे ना कि अंधविश्वास है, सबसे बड़ा ये झूठ है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है। तो मैम आप क्योंकि मुझे लगता है चैनल कि के माध्यम से मैम बताइए मैम कि लोग इस चीज को माने। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो लोग माने, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कोशिश करें, आप सनातन धर्म से संबंधित हैं, आप इस धर्म को समझने के लिए आपको अपने वेद और उपनिषद का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि वेद और उपनिषद हमारे सनातन धर्म की नींव है, एक बहुत मजबूत नींव है, जिसको आप अगर समझते हुए चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सवाल ही आपके दिमाग में नहीं आएगा कि एस्ट्रोलॉजी एक झूठ है, आडंबर है या अंधविश्वास है, जो मुझे लगता है। और मुझे लगता है मैं अपनी जो जनरेशन है आज की, उन सबको ज्योतिष शास्त्र को स्टडी करना चाहिए। भले उसको एक नॉर्मल वे में आप स्टडी करो, उसको प्रोफेशन के लिए मत करो। आप सिर्फ अपनी, जैसे एक सिंपली होता है ना कि आप फर्स्ट एड कैसे लेते हो, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए ना, बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल खा लो, सर में दर्द हो रहा है तो डिस्प्रिन खा लो, है ना। इसी तरीके से हमें थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना और समझना आना चाहिए। मैं नहीं कहती कि बहुत ज्यादा उसको आप पढ़ो डेप्थ में जाके, उतना पढ़ो एटलीस्ट कम से कम आप अपनी चीजों से निकल पाओ, अपने हडल्स से निकल पाओ। जैसे कि मैम आगे वाले कुछ समय में अगर मान लीजिए, एक पॉइंट है बस, मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी और टैरोट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो लोग अपनी जिंदगी का मीनिंग, जो अपनी जिंदगी की मीनिंग यानी वो किस लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? कपड़े पहने हुए अर्ली मैन बन जाएंगे सारे। अच्छा। सिंपल कि समझ लो कि अर्ली मैन थे, है ना, होमोसेपियंस थे, कपड़े पहना दो उनको, बस अच्छा भटक रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर। तो मतलब उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल ऐसी हो गई कि बस उनको अपना अर्थ पता ही नहीं है, उनको पता नहीं है, नहीं पता है उनको। देखो, पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब होता है मानवीय उद्देश्य। मानव का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो जब लक्ष्य के बिना आप जीवन में अगर उतर रहे हो, तो भले कपड़े पहन लिए इस चमड़ी के ऊपर आपने, लेकिन चेतना तो सोई हुई है ना आपकी। चेतना ही नहीं है आपके पास में, चेतना जागृति नहीं है। तो जब चेतना ही नहीं है तो क्या करोगे आप? सही बात है। बेसिकली पॉइंट तो यही है, मेन पॉइंट तो यही है, बेसिक पॉइंट तो यही है, सिंपली है कि वापस उसी जोन में चले जाएंगे। मैम जैसे कि कोई नास्तिक हो, मतलब वो आस्तिक है ही नहीं, वो क्योंकि उस पर भरोसा ही नहीं रखता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी को मानेगा कैसे? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिंपल यही चीज बोली थी कि जब अर्जुन ने सवाल किया था कि मैं क्यों अपनों पे वार करूं, तो भगवान श्री कृष्ण का एक ही जवाब था
कि ये देह तो नाशवान है, अर्जुन किसका शोक करे, एक आत्मा अजर अमर है, जन्म और मृत्यु से परे, जैसे कपड़ा बदला जावे, देह धरे यूं ही बारंबार। तो तात्पर्य हो गया, जो नास्तिक है वो पूर्णतया आस्तिक है, क्योंकि वो चीजों के आडंबर में नहीं फंस रहा। उसको अगर आप सही चीज बताओगे तो वो उस चीज पे बिलीव करेगा, और बहुत आसानी से बिलीव करेगा। और जिसके अंदर, मैं नास्तिक मतलब ब्लैंक हो गया ना, खाली है वो बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी चेतना सोई हुई है, जागा ही नहीं है वो अभी तक। तो पहले तो उसको जगाना पड़ेगा हमें। तो वो जब वो आस्था उसके अंदर जागेगी ना, तो वो बड़ी अच्छी आस्था होगी, बहुत ही सॉलिड बोलते हैं ना जिसको, बहुत मजबूत आस्था होगी। जो तो लोग मतलब एक टाइम हो जाएगा डिसाइड कि वो टाइम आ गया है, वो ये समझने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो सब जानते हुए आस्तिक बनेगा। हाँ, तब वो जानते हुए बनेगा। वो ऑलरेडी आस्तिक नहीं था, क्योंकि वो वो आस्तिक नास्तिक नहीं था, था, तो यानी वो उसके पास फैक्ट्स प्रूफ, देन उसके बाद वो आस्तिक बन रहा है। आपने राम सेतु मूवी देखी होगी शायद। हाँ, देखा है, राम सेतु देखा, जिसमें उसमें अक्षय कुमार की मूवी थी, जिसमें वो पहले जो पूर्णतया नास्तिक था, लेकिन वो आखिरी तक आते आते वो आस्तिक बन गया क्यों था, बना वो? क्योंकि उसने प्रूफ और फैक्ट्स देखे थे। खोजा, क्योंकि वो पीछे पड़ गया कि भाई मुझे प्रूव करना है कि ये गलत है। यही सेम मेरे साथ हुआ कि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि अपने कर्म पे बिलीव करना, अरे आप मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। फिर फेलियर क्यों हुआ? इसी चीज को, सच को ढूंढते ढूंढते मैं एस्ट्रोलॉजर बन गई। मैम, मुझे एक बहुत अच्छी चीज आती है, बताइए क्या? क्या? पूछिए ना, क्या आती है? अच्छा ओम, आपको क्या बहुत अच्छी चीज आती है? मुझे रैपिड फायर बहुत अच्छी लगता है, क्योंकि मैं जितने भी सवाल पूछता हूँ ना, उसके अच्छा। बाद मुझे जब रैपिड फायर पूछने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, क्यों और क्या, क्योंकि कभी कभार मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से कोई ऐसा सिलेक्ट कर लेता है जिसके ऊपर क्यों और क्या बहुत बड़ा जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत खतरनाक सा देता हूँ मैम, आप फैन हो जाएंगे इस बात को देखकर। क्या बात। हाँ। मैम, मैनिफेस्टेशन हाँ। रियल है या इल्यूजन? देखिए, वन वर्ड है, क्यों और क्या मैं बाद में पूछूंगा। ओके, नहीं, मैनिफेस्टेशन इज रियल। रियल? यस। इल्यूजन क्यों नहीं है? इल्यूजन नहीं हो सकता, बिकॉज जो चीज हम सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली, जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं रिपीटेडली सोच रहा है, उस चीज को इल्यूजन कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट कॉल्ड इल्यूजन। हम इसे इल्यूजन नहीं कह सकते, क्योंकि उसको हम फ्यूचर में लाना चाह रहे हैं, तो वो इल्यूजन नहीं है। दूसरा, कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या माइंडसेट? मुझे लगता है कुंडली विद माइंडसेट। अच्छा, दोनों साथ में होना चाहिए। बिल्कुल, कुंडली विद माइंडसेट। अब मैम, किसी बात माइंडसेट ना हो, फिर कुंडली है तो फिर तो वो इधर उधर झूलता रहता है। दिस इज द रीजन कि वो कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो पाता, कंफ्यूज रहता है लाइफ में। थर्ड, सोलमेट, ट्रुथ या हाइप? मुझे लगता है कि सोलमेट जैसी कोई ऐसी चीज, एक, अब ये बड़ा वैसा सवाल है, बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है, बहुत सारे टैरो रीडर मुझे गालियां देंगे। खैर, बट ठीक है, ओके। सोलमेट कोई इतनी आसान चीज नहीं है, पहली चीज तो मुझे, मैं झूठ नहीं कहूंगी इसको, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये कोई पूर्णतः सत्य भी नहीं है। तो मैम, ये बातचीत आती है कि शी इज माई सोलमेट, ही इज माई सोलमेट, तो यहाँ पे क्या बात है? सोलमेट का तात्पर्य होता है कोई व्यक्ति जो कि आपको, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो उसको तो आप क्रिएट कर सकते हो ना। आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आया और आपने उसके साथ उस तरीके के संबंध स्थापित किए, उसके साथ वो रिलेशनशिप बॉन्ड क्रिएट किया, जो कि आपका वो सोलमेट बन गया। देन बना फिर उसके बाद, क्योंकि आपने जब तो से अब इस चीज को लेके कई सारे टैरो रीडर, कई सारे लोग वो मेरे ऊपर करेंगे कटाक्ष, मुझे मालूम है इस चीज को लेके, बट उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मेरा काम है कि लोगों को मिथ्य से बाहर निकालना, कि और उनको ये जो मिथ्य जो उनके दिमाग में चल रहा है ना, थोड़ा अप टू लेकर के आना है ना। तो मैं इसको फॉलो अप नहीं करूंगी बिल्कुल भी, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैं सिंपली ये चीज बोलूंगी कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है, और इसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है, और टैरो कार्ड के केवल एक कार्ड से हम ये नहीं बता सकते कि आपका ट्विन फ्लेम और आपका सोलमेट कौन है। तो सोलमेट मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% या 100% सत्य है, बट लेकिन कुछ मायनों में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अभिलाषा मैम, जो उरई की वन एंड ओनली टैरो कार्ड रीडर थी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को ऐसी ऐसी चीजें बता सकती है, उनको लाइफ से रिलेटेड, लाइक पास्ट, फ्यूचर, और वो प्रेजेंट में, क्योंकि आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है आपका फ्यूचर, और पास्ट जो गलतियां आपने की हैं वो अब से दोबारा ना दोहराई जाए, उनसे टैरो कार्ड रीडर से आप चीजें पूछी जाती हैं,
तो आई होप आप सभी लोगों को काफी मजा आया होगा ये पूरा पॉडकास्ट देख के। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक आपने यू अपना सो इतना मच। अच्छा टाइम निकाला और हमारे जो सब्सक्राइबर को इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, और जो लास्ट में आपने मेरे साथ रैपिड फायर भी खेल लिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ओम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पर, और लिटरली लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो बोलना चाहती थी बट समय कम था, तो नेक्स्ट टाइम मैम देखते हैं। हम लोग दोबारा से एक बार पॉडकास्ट शूट करेंगे मैम। डेफिनेटली। क्वेश्चंस आते रहेंगे क्योंकि कमेंट सेक्शन ऐसे होते हैं, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं मान लीजिए कि कमेंट सेक्शन में किसी का आया, आपसे बहुत अच्छी बात उनको पूछना है या क्वेश्चन, मैं एक चीज और तो बोलना चाहूंगी कि हम्म, इस अपने जिले में क्योंकि बहुत छोटा है, तो अगर लोग टैरो कार्ड सीखना भी चाहें तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और सो दोस्तों, अगर आप लोग भी टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि अपनी डेस्टिनी, और आप भी चाहते हैं अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करना, या आपको पहले से पता हो, या अपने फ्यूचर की भी काफी चीजें जानना चाहते हैं, तो आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी आईडी नीचे मेंशन मैं कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में इनका कांटेक्ट डिटेल्स भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो आप इनको एनी हाउ एनी टाइम बट रेपुटेड टाइम पे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं एक और नए सफर में। तो दोस्तों, आज जो हमने सफर देखा था कि मैम अभिलाषा मैम जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी, देन उन्होंने वहां से लेके एस्ट्रोलॉजी तक का एक सफर चुना, और उस सफर के बारे में आज उन्होंने हमें बताया। ऐसे ही हमारे अगले पॉडकास्ट में और भी नए गेस्टों के सफर के बारे में बातचीत होगी, क्योंकि हमारी थीम ही है बेसिकली बातों का सफर में ऐसी बातें होगी जो हमारे यूथ को इंस्पायर्ड करे। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।